गरीब अनाथ बहनों का जादुई सोना चांदी का गहना पेड़। सिया घर में साफ सफाई कर रही होती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन तारा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी सलोनी कॉलेज से आती है और उसके पैर कीचड़ में सने होते हैं। वो फर्श पर सारी जगह कीचड़ के पैर छाप देती है। अरे सलोनी, ये क्या? तुमने पूरा फर्श गंदा कर दिया। थोड़ी सफाई का ध्यान रखा करो। मैंने कितनी मेहनत से पूरा फर्श चमकाया था। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी। इस घर में तेरी सिर्फ इतनी हैसियत है कि तुम दोनों बहनें नौकरानी हो तो नौकरानी की तरह ही रहो। तभी तारा रसोई में से आती है और सलोनी से कहती है, सलोनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम दोनों तुम्हारी बड़ी मौसी की बेटियां हैं, यानी तुम्हारी बहन। घर पर जितना हक तुम्हारा है उतना ही हमारा भी है। तभी वहां टुनटुन आ जाती है। देखिए ना टुनटुन मौसी, सलोनी हमसे कैसे बात कर रही है। अरे सही तो बात कर रही है। तुम्हारी हैसियत इस घर में केवल एक नौकरानी की ही है। मौसी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? हमारे ही घर में हम नौकरानी कैसे हो सकती हैं? तभी टुनटुन प्रॉपर्टी के पेपर दिखाते हुए कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि मेरी और मेरी बेटी के नाम है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो एक नौकरानी की तरह घर के सारे काम करने होंगे। ऐसा कहकर टुनटुन वहां से चली जाती है और बेचारी तारा और सिया घर के कामों में लग जाती हैं। सारे काम करने के बाद वो दोनों अपने घर के आंगन में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती हैं और अपनी माँ को याद करने लगती हैं। आज अगर माँ साथ होती तो कितना अच्छा लगता, लेकिन हमारे माँ और पिताजी को केवल एक हफ्ता ही हुआ है भगवान के पास गए हुए, और हमारी टुनटुन मौसी ने तो हमें अपने रंग ढंग दिखा दिए। चिंता मत करो मेरी प्यारी बहन, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिन प्रतिदिन उनके साथ उनकी टुनटुन मौसी बहुत ज्यादा अत्याचार करने लगती है। वहीं सलोनी भी उन दोनों से घर के सारे काम करवाती है। एक दिन सलोनी के ससुराल वालों को तारा चाय देने आती है, लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और चाय मेहमानों के ऊपर गिर जाती है। अरे मनहूस कहीं की, जब भी कोई अच्छा काम होने वाला होता है तू अपनी टांग अड़ा देती है। ऐसा कहकर टुनटुन तारा के मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है, जिसके बाद तारा रोते हुए बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है। तभी उसकी बहन सिया उसके पास आती है और कहती है, बहन रोना बंद कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब हम इस घर में नहीं रह सकते, हमें यहाँ से जाना होगा। हमारी मौसी हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करती है। तारा जैसे ही जाने की बात करती है वैसे ही एक आवाज आती है, तुम दोनों को कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम दोनों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही तारा और सिया पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे एक जादुई पेड़ उनसे बात कर रहा होता है। डरो मत, मैं कोई मामूली पेड़ नहीं हूं, बल्कि जादुई पेड़ हूं। तुम्हारे माता पिता ने मुझे वर्षों पहले इस जगह पर उगाया था और मुझे बहुत मेहनत से बड़ा किया था। मैं उन दोनों के लिए तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पेड़ के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से अचानक ही एक बहुत तेज रोशनी निकलती, जिसके बाद पेड़ के ऊपर एक तरफ सोने के गहने तो दूसरी तरफ चांदी के गहने उग जाते हैं। तभी उनके अंदर से एक सोने का झुमका कहता है, आज के बाद तुम्हें जब भी इस जादुई पेड़ से सोने के गहने चाहिए हो तो तुम मुझसे मांग सकती हो। उसकी बात खत्म होते ही चांदी की पायल कहती है, और तुम्हें जब भी चांदी चाहिए हो तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तुम बेझिझक मुझसे मांग सकती हो। इतना कहते ही उन दोनों के मुंह से सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं। तुम इन सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल कर सकती हो। हमारी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम दोनों अनाथ बहनों का इस दुनिया में कोई नहीं था। एक मौसी होकर भी उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की। उन्होंने कभी हमें अपना परिवार ही नहीं समझा। आज के बाद तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकती हो, और हाँ, तुम जब जब मुझे याद करोगी मैं तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। पेड़ के इतना कहते ही वो नॉर्मल पेड़ में बदल जाता है, जिसके बाद तारा और सिया सोने और चांदी के सिक्के उठाकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन वो दोनों उन सोने और चांदी के सिक्कों से अपने लिए नए नए कपड़े खरीदती हैं और स्वादिष्ट खाना भी खाती हैं। ये खाना कितना स्वादिष्ट है।
पिताजी हमें अक्सर माँ के साथ घुमाने लेकर आया करते थे। मुझे उनकी बहुत याद आती। दोनों बहनें खाना खाकर वापस अपनी टुनटुन मौसी के पास पहुंच जाती है। उन्हें इतना खुश देखकर टुनटुन से रहा नहीं जाता और वो उन दोनों के बाल पकड़ लेती है। क्या बात है, तुम दोनों को तो बहुत ऐशो आराम मिल रहे हैं। आखिर इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास जो तुम नए कपड़े पहन के घूम रही हो? ये कपड़े तो हमारे माता पिता ने हमें दिए थे, बस वही है, कोई नए कपड़े नहीं है। टुनटुन मौसी, हमें छोड़ दो, हमें बहुत दर्द हो रहा है। चुपचाप जाकर अब घर के सारे काम कर लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो दोनों रोते हुए घर के अंदर चली जाती हैं और घर के बाकी सारे काम करने लगती हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और रात के समय सभी लोग खाना खाकर सो जाते हैं। जिसके बाद सिया और तारा दोनों जादुई पेड़ के पास जाती हैं। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही जादुई पेड़ के अंदर से अचानक से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो नॉर्मल पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? टुनटुन मौसी ने हमारे स्कूल की फीस भी नहीं भरी और हमें स्कूल से निकाल दिया। हमें अपने स्कूल की फीस भरनी है। बस इतनी सी बात? ये लो, तुम्हारी समस्या अभी के अभी ठीक हो जाएगी। पेड़ के इतना कहते ही चांदी की पायल के मुंह से चांदी के सिक्के निकलने लगते हैं, तो सोने के झुमके के मुंह से सोने के सिक्के निकलने लगते हैं। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम जितना चाहो उतना पढ़ो, जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा। इतना कहते ही पेड़ नॉर्मल बन जाता है, लेकिन ये सब सलोनी देख लेती है और अगले दिन सुबह होते ही अपनी माँ को बता देती है। जैसे आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है माँ, वैसे ही मुझे कल अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने जो भी आपको बताया है वो सब कुछ सच है। अगर ये सब सच है तो आज की रात जब वो दोनों जादुई पेड़ से सोना और चांदी लेने जाएंगी तो हम उन्हें वहीं दबोच लेंगे और जादुई पेड़ के ऊपर से सारे गहने तोड़ लेंगे। टुनटुन और सलोनी दोनों रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही आधी रात के समय तारा और सिया उठकर जादुई पेड़ के पास जाती हैं, वो दोनों भी छुपकर उन्हें खिड़की के पास से देखने लगती है। जादुई पेड़, हमें तुम्हारी याद आ रही है, हमारे सामने प्रकट हो। तारा के इतना कहते ही पेड़ के अंदर से एक रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो पेड़ जादुई पेड़ में बदल जाता है और उसके एक तरफ सोने के गहने और दूसरी तरफ चांदी के गहने लग जाते हैं। बाप रे बाप, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। आहिस्ता बोलो माँ, कहीं वो दोनों सुन ना ले। बताओ मेरी बच्चियों, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? आज हम दोनों बहनें तुमसे बात करने आए हैं क्योंकि तुम अब हमारे दोस्त हो। तुम्हारा ख्याल रखना और तुमसे बातें करना हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारे माता पिता के जाने के बाद अब तुम ही हमारा सहारा हो। इतना कहकर दोनों बहनें पेड़ को गले से लगा लेती हैं। तभी वहां सलोनी और टुनटुन भी आ जाती हैं। अच्छा, तो ये बात है, इतने पैसे तुम्हें इस जादुई पेड़ से मिल रहे थे। अब तुम दोनों बहनें इस जादुई पेड़ का अकेले फायदा नहीं उठा सकती। जा सलोनी, पकड़ ले दोनों को। सलोनी तारा और सिया के बाल पकड़ लेती है, जिसके बाद टुनटुन जादुई पेड़ के ऊपर से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़ने लगती है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए देखकर जादुई पेड़ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने टहनियों के सहारे सलोनी और उसकी माँ टुनटुन को पकड़ लेता है। तुम्हें क्या लगा कि तुम जो भी चाहोगी वो तुम कर लोगी और तुम मेरे जादुई पेड़ से सोने के गहने और चांदी के गहने तोड़कर अमीर हो जाओगी? मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इतना कहकर जादुई पेड़ सलोनी और टुनटुन को अच्छा सबक सिखाता है और उस दिन उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों तारा और सिया के घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हैं। उस दिन के बाद से तारा और सिया दोनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। राजीव की अचानक हुई मौत ने उसकी पत्नी कावेरी को झकझोर कर रख दिया था। कावेरी की 2 बेटियां थी, इशिका और ईवा। पति की मौत के बाद बेटियों के भरण पोषण का भार कावेरी के कंधों पर आ पड़ा था। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ईवा, हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा, माँ भी भूखी है
और हमारे पास खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं है। हम गरीब हो गए हैं। मगर दीदी, बिना खाए तो हम मर जाएंगे। 10 साल की ईवा के मुंह से निकली बातों में उसकी मासूमियत झलक रही थी, जिसे देखकर उस मजबूर माँ का मन भर जाता है और उसकी आंखों में आंसू उतर आते हैं। इतिशा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ। ईवा का ख्याल रखना। कावेरी के कदम काम की खोज में निकल पड़ते हैं, मगर दिन भर भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हर जगह हाथ पैर मारकर देख लिया, कहीं भी बात नहीं बनी। अब मैं क्या करूं? कावेरी सोच ही रही थी कि उसे अपने हाथों बनाए केक का ख्याल आता है। उसके हाथों में स्वादिष्ट केक बनाने का इल्म कूट कूट कर भरा था। क्यों ना मैं बेकरी शॉप खोल लूं? आजकल केक की बिक्री बहुत ज्यादा है, मगर इस गांव में केक का कारोबार ना के बराबर चलेगा। मुझे शहर जाना पड़ेगा। कावेरी अपने घर को बेच मिले हुए पैसे और अपनी बेटियों को लेकर शहर आकर एक बस्ती में रहने लगती है। साथ ही एक बेकरी शॉप खोल लेती है। उसके इस काम में उसकी तीनों बेटियां बढ़ चढ़कर हाथ बटाया करती थी। माँ, देखो, मैंने और ईवा ने कितना अच्छा केक बनाया है। बहुत खूब मेरी बच्चियों, मुझे तुम पर नाज है। अच्छा, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कावेरी केक लेकर बेकरी शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है, मगर कावेरी मुड़कर कभी नहीं लौटती। दीदी, सूरज भी ढल गया और देखो अंधेरा हो गया। माँ क्यों नहीं आई? हाँ, बाकी दिन तो माँ आ जाती है। चलो ईवा, हम दोनों बहनें बेकरी शॉप पर चलते हैं। दोनों बहनें अपनी माँ की खोजबीन में घर से निकल जाती हैं, मगर सड़क किनारे बड़ी भीड़ देखकर वो जैसे ही वहां आती है, वहां पर उनकी माँ की लाश होती है, जिसे देखकर दोनों बहनों की आंख फटी की फटी रह जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद इशिता बोलती है, मैं माँ की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी, इसीलिए आज से हम दोनों बहनें ही बेकरी शॉप चलाएंगी। ठीक है दीदी, वैसे भी अब घर में बनाने को कुछ भी नहीं, कम से कम केक बेचकर हम राशन तो लाएंगे। दोनों बहनें जैसे ही केक की दुकान पर पहुंचती हैं, तो दुकान का मालिक कमलेश उन्हें झड़कते हुए कहता है, अरे ओ लड़कियों, अब तुम यहाँ क्या लेने आई हो? ये बेकरी शॉप हम बहनों की है, आप यूँ अपना हक नहीं जमा सकते। दीदी, मुझे तो ये अंकल ठगी लगते हैं। बीते भर की छोकरी मेरे दुकान में खड़ी होकर मुझे ठगी कहती है। अब तुम्हें इस बेकरी शॉप से ठेंगा मिलेगा। चलो फुटो यहाँ से। नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगी। बहुत ढीठ है ये लड़की, ठहर जाओ, अभी मजा चखाता हूँ। कमलेश दोनों अनाथ बहनों को बेरहमी से मार कर भगा देता है। दोनों बहनों के माथे से खून बहने लगता है और दोनों लंगड़ाती हुई एक जंगल में बैठकर रोने लगती है। माँ, पिताजी, आप हम बहनों को अनाथ क्यों करके छोड़ गए? ये दुनिया बहुत बुरी है और मतलबी है। मत रो दीदी, चुप हो जाओ। काश कि हम दोनों बहनों को बादलों पर थोड़ी जमीन मिल जाती, जहां हम बेखौफ होकर अपनी केक बेकरी शॉप खोल लेती। ये तुम कैसा ख्वाब बुन रही हो ईवा? बादलों पर केक बेकरी खोलना ये मुमकिन नहीं, क्योंकि बादल पर जाना मुमकिन नहीं। इशिता ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों के सामने सोने से बनी सीढ़ियां चमक उठती हैं, जो बादलों पर जा रही थी। ये देखकर दोनों बहनों की आंखें इठलाने लगती है और एक आवाज उन बहनों को बुलाहट देती है, इशिता, ईवा, बिना वक्त गवाए सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ। दोनों बहनें सीढ़ियां चढ़कर बादलों पर चली जाती हैं, जिसके साथ सभी सीढ़ियां गायब हो जाती हैं और एक सुनहरे प्रकाश में उनके सामने 3 जादुई केक घर बने होते हैं, जिनकी नाक, आंख और मुंह होता है। और सामने खड़ी एक सुंदर सी परी उनका स्वागत करते हुए कहती है, मैं वैनिला परी हूँ। इस बादलों में बसे जादुई 3 केक घर की ओर से तुम्हारा स्वागत करती हूँ। जादुई परी, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि मैं कई साल से इन तीनों जादुई केक घर की रखवाली कर रही थी, मगर अब मेरे जीवन के 1000 वर्ष पूरे हो गए, इसीलिए मुझे पहरुए की खोज थी। और फिर मेरी नजर तुम दोनों बहनों पर पड़ी, इसलिए मैं तुम्हें इस तीनों जादुई केक घर का वारिस ठहराती हूँ। अब से तुम यहाँ रह सकती हो। अलविदा। एकाएक परी गायब होकर बादलों में घुल मिल जाती है, जिसके बाद तीनों जादुई केक घर उन बहनों को बुलाहट देती हैं। मैं हूँ चिक्की, जादुई चॉकलेट केक घर। क्या तुम मुझ में रहना चाहोगी? मैं हूँ स्ट्रॉबेरी केक घर, तुम मुझे चुनो। नहीं, तुम मुझे चुनो। देखो मैं इन दोनों केक के मुकाबले कितना बड़ा हूँ। तीनों जादुई केक को लड़ता देखकर इशिता बोलती है,
तुम तीनों लड़ो मत, हम दोनों बहनें बारी बारी से तीनों घर में रहेंगी। इतना कहकर इशिता जादुई चॉकलेट केक के घर में घुस जाती है, जहाँ शान और शौकत की सभी चीजें होती हैं, जैसे कि सुंदर बेडरूम, बिस्तर, किचन और भी बहुत कुछ। अरे वाह दीदी, ये जादुई केक घर तो बड़ा ही आलीशान है। यहाँ हम सुकून से रह सकते हैं। अब तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। काश कि चॉकलेट केक खाने को मिल जाता। ईवा की अभिलाषा जानकर जादुई केक घर उसके सामने स्वाद से भरपूर खुशबूदार केक प्रकट करता है। दोनों बहनें उसे खुशमन से खाती हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और वो पाइनएप्पल केक के घर में प्रवेश करती हैं। देखो दीदी, ये दूसरा जादुई केक घर तो पहले वाले से भी सुंदर है। क्या हुआ दीदी, आप यहाँ आकर खुश नहीं हुई? मैं खुश हूँ, पर काश ये केक घर हमें नए कपड़े देते तो हमें ये फटे पुराने कपड़े नहीं पहनना पड़ता। जैसे ही इशिता जादुई केक घर में अपनी इच्छा जताती है, एक सुनहरी किरण जगमगाहट के साथ उसके सामने सुंदर सुंदर कपड़ों का ढेर लग जाता है। देखो दीदी, इस दूसरे जादुई केक घर में कितने सारे कपड़े दिए हैं। समय बीतता है, तीनों जादुई केक घर उन बहनों के हर एक मनोकामना को पूरा करते। देखते ही देखते ईवा का जन्मदिन आता है और वो खुश होकर कहती है, जादुई केक घर, क्या तुम्हें पता है आज मेरा बर्थडे है? बताओ तुम तीनों मुझे क्या तोहफा दोगे? कहो ईवा, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ये सुनकर ईवा की आंखें खुशी से झिलमिला उठती हैं और वो भावुक होकर कहती है, मैं चाहती हूँ कि आज मेरे जन्मदिन के अवसर पर मैं बेसहारा बच्चों को केक खिलाऊं, क्योंकि उन बेचारों का बर्थडे कोई नहीं मनाता। माँ कहती थी, गरीबों में खुशियाँ बांटना भली बात होती है। ईवा की बात सुनकर तीनों जादुई केक घर खुशी से भर जाते हैं और एकाएक केक घर के फाटक खुल जाते हैं, जिसके अंदर से निकल रही सुनहरी रोशनी जुगनू के जैसे छिटकी हुई बादलों से जमीन पर सीढ़ियां बनाती है। जाओ ईवा, जाकर तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आ ही रहे होंगे। चलो ईवा, मैं तुम्हें सिंड्रेला के जैसे तैयार कर देती हूँ। थोड़े ही देर में सभी अनाथ बच्चे सीढ़ी से होते हुए बादलों पर बसे जादुई तीनों केक घर में आते हैं। आहा देखो बंटी, 3-3 केक घर। हाँ बबली, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। आओ साथियों, आज मेरे साथ तुम सभी का जन्मदिन है। जादुई केक घर इन सभी बच्चों को जन्मदिन का केक दो। ईवा के ऐसा कहते ही तीनों जादुई केक घर का मुंह खुल जाता है और उनके घर से अलग अलग केक बच्चों के आगे आ जाते हैं, जिसके बाद सभी अनाथ बच्चे बादलों के बीच अनाथ बहनों की बदौलत अपना बर्थडे मनाते हैं। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, आप दोनों बहुत अच्छी हो, क्योंकि आज तुम्हारे कारण हमने केक खाया। पर क्या अब हमें जाना होगा? नहीं, तुम बच्चों को जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम इन जादुई केक घर में जब तक चाहो रह सकते हो। ये सुनकर सभी बच्चों का बुझा हुआ चेहरा खुशी से खिल उठता है और सभी बेसहारा बच्चे जादुई केक घरों में खुशी से रहने लगते हैं।